बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सीएनएस फार्माकोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर सीएनएस फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बैक्लोफिन। बैक्लोफिन को आपने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। स्पाज्मोलिटिक ड्रग होती है। बैक्लोफिन बी से बैक्लोफिन है और बी से गाबा बी रिसेप्टर है, तो गाबा बी पे जाके बाइंड करती है और ये प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक दोनों जगह पे जाके काम करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है डेक्सामेथासोन लेने के बाद पेशेंट का जो कॉर्टिकोस्टेरॉल लेवल था, कॉर्टिसोल लेवल था वो 20 था। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग के पर तो मोस्ट प्रोबेबली डिसऑर्डर कौन सा है? डेक्सामेथासोन के कंसंट्रेशन लेने के बाद भी कॉर्टिसोल कम नहीं होता, डेट मीन्स कुशिंग सिंड्रोम हो चुका है। नेक्स्ट कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है जिसका थेरापेटिक यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो होती है कार्बामेज़ापिन है। और बाइपोलर डिसऑर्डर के मेनिक फेज को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। लोकल एनेस्थेटिक किस तरह से जाके काम करती है? तो जो लोकल एनेस्थेटिक होती है वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, स्पेसिफिकली न्यूरॉन के अंदर। ओल्डर टीसीए के अंदर क्या कॉमन प्रॉपर्टी होती है, कौन सी नहीं होती? तो जो सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है ये टीसीए की वजह से नहीं होता, बल्कि ये एसएसआरआई की वजह से होता है। बाकी सब चीज़ें लाइक हाइपोटेंशन, सीडेशन, सीजर, वेट गेन, सब चीज़ें आपको देखने को मिलती होती है। अब जो हीरोइन एडिक्ट था वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में एंटर हो चुका है और इसको मेथाडोन दी गई है। अब मेथाडोन आपको पता है कि जो मेथाडोन होती है ये आपने पढ़ा था ओपिएट वाले चैप्टर के अंदर, जिसकी रिलेटिवली हाफ लाइफ या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रिलेटिवली लॉन्गर था। तो ये रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए या ओपिएट के अंदर जो मेंटेनेंस है वो हम इसी से कराते होते हैं, यानी जो डिपेंडेंस मेंटेनेंस होती है उसके लिए मेथाडोन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 4 से लेकर 6 घंटे होती है, बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, ब्रीफ जनरल एनेस्थीसिया किया गया सर्जरी के अंदर, तो सेफेस्ट और फास्टेस्ट एक्टिंग है, तो सेफेस्ट और फास्टेस्ट एक्टिंग नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है कौन सी इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एनाल्जेसिया और कैटाटोनिया करवा देती है? ओके, ठीक हो गया। तो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया होता है कीटामीन की वजह से। नेक्स्ट है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर है और गम्स का हाइपरप्लेजिया हो गया, मोस्ट प्रोबेबली फेनिटोइन की वजह से होता है। टॉलरेंस जो सिग्निफिकेंट टॉलरेंस होती है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए और मियोसिस के लिए डेवलप नहीं होती, बाकी सब के लिए हो जाती है। हेड इंजरी के अंदर हम कौन सा एनेस्थेटिक यूज़ कर सकते होते हैं? तो वो होता है कीटामीन, क्योंकि जो कीटामीन होता है तो कीटामीन पहली बात की डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। जो कीटामीन है ये फेनिसाइक्लिडीन का कॉन्जीनर होता है। ओके, तो ये हम कह सकते हैं कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम कर सकता है, दैट इज़ वाई हम इसको यूज़ कर सकते होते हैं हेड इंजरी के अंदर। ओके, तो जो कीटामीन है, वैसे कीटामीन बुक में लिखा है कि इसको यूज़ करने की वजह से क्या होता है, ये सीएन स्टिमुलेंट है और ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ा सकता होता है। तो हेड इंजरी के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बारबिचुरेट होते हैं लाइक बारबिचुरेट के अंदर थायोपेंटल है वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम कर देते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आपने देख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। एंशियोलिटिक ड्रग है लेकिन सीडेशन नहीं होती, तो वो कौन सी होती है? बसपिरोन होती है। पार्शियल एगोनिस्ट होता है सेरोटोनिन रिसेप्टर के लिए। विजोकॉन्स्ट्रिक्टर आर लेस इफेक्टिव। ओके, तो विजोकॉन्स्ट्रिक्टर लेस इफेक्टिव होती है इन प्रोलॉन्गिंग द एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ब्यूपीवकेन है। तो जो ब्यूपीवकेन है ये बुक की लाइन है, तो उसको रट्टा मार लेना कि ब्यूपीवकेन की जो एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है वो बढ़ती नहीं है। तो जो ब्यूपीवकेन है लोकल एनेस्थेटिक वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था, ब्यूपीवकेन और ओपीवकेन लॉन्ग एक्टिंग होती है। ओके, इसके बाद लिथियम की थेरेपी अगर ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म यानी थायराइड की इन्लार्जमेंट हो जाएगी। और लिथियम आपने किस चैप्टर के अंदर पढ़ा था? लिथियम आपने पढ़ा था बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर। ओके, तो थायराइड की इन्लार्जमेंट हो सकती है। हाइपरथायरॉयडिज्म रेयर होता है। ट्राइमर्स एसिडेशन है, एटेक्सिया, एफेजिया होता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होता है, एडिमा होता है, एक्नीफॉर्म स्किन होती है, ल्यूकोसाइटोसिस होता है। ओके, एब्स्टीन अनॉमली हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिनिमल एल्विलर कंसंट्रेशन ऑफ हैलोथेन। अब ये वाला जो वैल्यूज़ होती है हैलोथेन की, ये किस चैप्टर में है? ये है उसके अंदर जनरल एनेस्थेटिक वाले चैप्टर के अंदर। और आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ इंडक्शन होती है वो 5 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी के ऊपर, इंस्पायर्ड गैस पार्शियल प्रेशर के ऊपर, वेंटिलेशन रेट के ऊपर, पल्मोनरी ब्लड फ्लो के ऊपर और आर्टरीवेनस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। तो जो हैलोथेन है, हैलोथेन की मिनिमल होती है वो 0.75 होती है। सबसे ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड की होती है। दूसरे नंबर पे आता है डेस्फ्लोरिन। फिर इसके बाद डेस के स्पेलिंग पे फोकस करोगे तो DES है, तो एस से बनेगा सीवो, यानी नेक्स्ट आ रहा है सीवोफ्लोरिन जिसकी 2 होती है। ओके, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आइसोफ्लोरिन है, एनफ्लोरिन की 1.7 है, हैलोथेन की 0.75 है और मिथॉक्सीफ्लोरिन की 0.16 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी ड्रग हेलुसिनोजन होती है? ओके, तो जो कैनबिस इंडिका ये आपने उसमें पढ़ा था फार्माकोलॉजी के अंदर, फार्माकोलॉजी नहीं बल्कि टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरकाइनेजिया, तो हाइपरकाइनेजिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है?
होती है, यहाँ पर मिथाइलफेनिडेट है, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो चीज़ें लिखी हुई है ये आपको किस चैप्टर में मिलेगी, ये आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 28 ड्रग यूज इन पार्किंसन वाले के अंदर, ठीक हो गया। लाइक फिजियोलॉजिकल और एसेंशियल ट्रैमर होते हैं, उसको ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं, प्रोपेनोलोल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोपेनोलोल होती है बीटा ब्लॉकर है, हार्ट फेलियर, डायबिटीज़, एस्थमा और हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल यूज़ करना होता है, ओके। लेकिन अगर किसी को पल्मोनरी डिजीज़ है तब आपने इस केस में मेटाप्रोलोल यूज़ करना होता है, ठीक हो गया। एसेंशियल ट्रैमर के लिए दूसरी हम बोtulinum टॉक्सिन भी यूज़ कर सकते हैं, गाबापेंटिन है, प्राइमाटोन है और टोपिनामेट है। जबकि हंटिंगटन जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, हंटिंगटन जीन की म्यूटेशन हो जाती है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन वाली कैटेगरी से बिलोंग करता होता है। इस केस में हम हंटिंगटन को ट्रीट करने के लिए अमाइन डिप्लीटिंग ड्रग्स देते हैं, रिजरपीन है, टेट्राबेनाजीन है, ओके। इसके अलावा डोपामीन के एंटागोनिस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हेलोपेरिडोल है, परफिनाजीन है और ओलेंजापीन है, ये भी आ सकती होती है। यानी रिजरपीन, टेट्राबेनाजीन ये इंपॉर्टेंट है। जो टॉरेट सिंड्रोम है, टॉरेट सिंड्रोम के अंदर आप हेलोपेरिडोल यूज़ कर सकते हैं, पीमेजॉइड यूज़ कर सकते हैं। जबकि ड्रग इंड्यूस्ड डिस्काइनेजिया, यानी इस केस में जो पार्किंसन सिम्टम होते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स से होते हैं, इस केस में आप ड्रग की डोज को कम कर दो या फिर थेरेपी को चेंज कर दो या फिर मस्क्रीनिक ब्लॉकर से ट्रीट करना शुरू कर दो। एक्यूट डिस्टोनिया के लिए बेंस्ट्रोपिन और डाइफिन हाइड्रामीन यूज़ कर सकते हैं, लीवोडोपा और ब्रोमोक्रिप्टिन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो डोपामीन रिसेप्टर होते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग ब्लॉक कर देती है। जो टार्डिव डिस्काइनेजिया है, ओके, इसको ट्रीट करने के लिए टेट्राबेनाजीन और वेलबेनाजीन यूज़ करते होते हैं जो कि VMAT2 को ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन केस ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए ड्रेंट्रोलिन देते हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन डोपामीन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, ओके। एगोनिस्ट होता है डोपामीन का, लेकिन ये प्रोलैक्टिन का एंटागोनिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एनेस्थेटिक होती है, यानी कौन सी लोकल एनेस्थेटिक है टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो लोकल एनेस्थेटिक होती है जिनके सरफेस एक्शन भी होते हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं कि बेंजोकेन है और कोकेन होती है जिनके सरफेस एक्शन होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ बेंजोकेन ही लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट प्रोड्यूस एक्स्ट्रा पिरामिडल सेप्टम मोस्ट फ्रीक्वेंटली, तो हेलोपेरिडोल का सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा पिरामिडल सेप्टम आते हैं। आगे लिखा हुआ है कि कौन सी बेंजोडाइazepine पैनिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो पैनिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, पैनिक डिसऑर्डर के लिए वैसे बहुत सारी होती है, तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर पैनिक डिसऑर्डर, तो पैनिक डिसऑर्डर के अंदर वैसे बहुत सारी होती है, लाइक पैनिक के अंदर अल्प्राजोलाम भी आती है, ओके। तो आई थिंक इसका जो बेस्ट आंसर होना चाहिए वो अल्प्राजोलाम आना चाहिए क्योंकि वो पैनिक स्टेट के अंदर, यहाँ पे इन्होंने क्लोराजिपेट लिखा हुआ है, तो क्लोराजिपेट वैसे हो सकता है क्लोराजिपेट, लेकिन पैनिक डिसऑर्डर अटैक के लिए हम अल्प्राजोलाम को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसको ठीक कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडियाट्रिक ओपीडी या डायग्नोसिस हुआ है पैटिटमाल या एब्सेंस सीजर का, ओके। तो एब्सेंस सीजर के लिए जो ड्रग कौन कौन सी होती है, आपको पता है कि एब्सेंस सीजर के लिए होती है VEC है, ठीक है, ओके। तो क्लोनाजिपाम है और वेलप्रोइक एसिड है। क्लोनाजिपाम और वेलप्रोइक एसिड तो मायोक्लोनिक के अंदर भी आता है, जबकि इथोसुक्सामाइड ये एब्सेंस के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो जो एब्सेंस सीजर है जिसको हम क्या कह सकते हैं पैटिटमाल सीजर बोलते हैं, इसके लिए इथोसुक्सामाइड और वेलप्रोइक एसिड को प्रेफरेबल करते हैं क्योंकि मिनिमल सेडेशन होती है। इथोसुक्सामाइड को अनकॉम्प्लिकेटेड कंडीशन के अंदर देते हैं, स्पेसिफिकली अगर पेशेंट GIT डिस्ट्रेस को टॉलरेट कर सकता है। वेलप्रोइक एसिड को उस कंडीशन में देते हैं जब इसको कोई दूसरा सीजर भी है, लाइक जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक भी है या मायोक्लोनिक सीजर भी है। जो क्लोनाजिपाम है वो अल्टरनेटिव है, लेकिन ये सेडेशन और टॉलरेंस वगैरह करवा सकती है। जबकि फोकल और पार्शियल सीजर के लिए फर्स्ट चॉइस होती है कार्बामेज़ेपिन की होती है, लैमोट्रेजिन की और फेनिटोइन की होती है, ओके, ठीक हो गया। जबकि जनरलाइज के लिए वेलप्रोइक एसिड, कार्बामेज़ापिन है और फेनिटोइन आ जाएगा, ठीक हो गया, जिसको आप टॉनिक क्लोनिक सीजर या आप इसको ग्रैंड माल सीजर भी कह सकते होते हैं। मायोक्लोनिक और एटिपिकल एब्सेंस सीजर, जो मायोक्लोनिक जो सीजर्स होते हैं उनको ट्रीट करते हैं वेलप्रोइक एसिड से, ओके। लैमोट्रेजिन भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्लोनाजिपाम वो भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा जो स्टेटस एपिलेप्टिकस है इसमें डायज़ेपाम है, लोराजिपाम है, फिनोबार्बिटल है और हम कह सकते हैं फेनिटोइन है, ठीक हो गया। तो आपको पूरा मैंने एंटी एपिलेप्सी वाला चैप्टर के ड्रग्स बता दी है। एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है कि इंडिविजुअल टॉक्सिटी क्या होती है। लाइक अगर आप देखते हो कार्बामेज़ेपिन, तो कार्बामेज़ेपिन की जो इंपॉर्टेंट टॉक्सिटी है उसमें स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है, ओके। हेपेटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस कर सकता है, ओके। वेलप्रोइक एसिड की वजह से वेट गेन हो सकता है, हेपेटोटॉक्सिटी हो सकती है। फेनिटोइन की वजह से जिंजुवल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, हिर्सुटिज्म हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बता चुका हूँ, ये वाला 24 की तरफ चलते हैं। तो 24 के अंदर
35 ईयर ओल्ड शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, उसको हेलिपेरिडोल से ट्रीट किया गया है लेकिन ड्रग इंड्यूस पार्किंसन हो गया है, तो कौन से ड्रग प्रेफर करोगे एडवर्स इफेक्ट के लिए? तो आपने क्या करनी है, आपने पार्किंसन को ट्रीट करना है, ठीक है, जो उसके रिसेप्टर एंटागोनाइज हो गया तो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाना। तो यहाँ पर उन्होंने बेंजट्रोपिन का लिखा हुआ है। वैसे जो ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म होती है, ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म, उसके अंदर अगर आप आओ तो वहाँ पर जो लिखा हुआ है ड्रग वो है बेंजट्रोपिन और डाइफिनहाइड्रामीन है। इन दोनों ड्रग को आपने रट्टा मार लेना है, बेंजट्रोपिन को, डाइफिनहाइड्रामीन को। अब लीवोडोपा और कार्बिडोपा इसलिए नहीं देते क्योंकि इनके रिसेप्टर, ब्रोमोक्रिप्टिन इसलिए देते क्योंकि डोपामिन के रिसेप्टर एंटागोनाइज हो रहे हैं, तो बेंजट्रोपिन वगैरह दे सकते हैं, वही आगे कोलिनर्जिक सिस्टम को ब्लॉक कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सी एंटी कन्वल्सिक होती है लेकिन ट्रू लोकल एनेस्थेटिक नहीं होती है, जिसको 1B के साथ भी आप कर सकते हो, तो वो होती है फेनिटोइन होती है। ओके, सीजर के अंदर भी है, CVS के अंदर भी आ जाती है। न्यूट्रोपीनिया को अगर आपने न्यूरोजेनिक और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस को डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए ADH टेस्ट करते हैं, डेस्मोप्रेसिन वाला टेस्ट करते हैं। इंट्रावेनस एनेस्थेटिक है जो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया करवाती है, तो वो केटामीन है। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ा देती है जबकि बारबिचुरेट कम कर देती है। नेक्स्ट है एंटी एपिलेप्टिक पेशेंट है। ओके, तो पूछा हुआ क्या है, ओके, एंटी एपिलेप्टिक पेशेंट है, डॉक्टर के पास आया है तो डॉक्टर को पता लगा है कि वो कोई ऐसी ड्रग ले रहा है जो इंड्यूस करती है, तो इंड्यूस करने वाली ड्रग कौन सी होती है, कार्बामेज़ापिन होती है। ओके, बाकी जो वैल्वुराइक एसिड है इनहिबिटर है मेटाबॉलिज्म का। नेक्स्ट है कि चेन स्मोकर है, स्मोकिंग को क्विट करना चाहता है, तो स्मोकिंग को क्विट करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, प्रोपियोन यूज़ करना चाहिए। आगे वेरेनिसिलिन भी यूज़ कर सकता है, मेकामाइलामीन वगैरह ये भी यूज़ कर सकता है। एन्यूरिसिस को ट्रीट करने के लिए हम एक तो TCI यूज़ कर सकते हैं और दूसरा एफेड्रिन है। अब ये वाला MCQ ANS से लिया गया है और ये बार बार आएगा। नेक्स्ट है लीवोडोपा और कार्बिडोपा को मिला के क्यों देते होते हैं, ठीक है, तो क्या बात गलत होती है? तो पहली बात कि पेरिफेरल यूटिलाइजेशन को कम करना होता है, यानी आपने क्या गलत स्टेटमेंट को ढूंढना है। वैसे नंबर 1 लिखा हुआ है इंक्रीजेज द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन, हालांकि ये गलत होती है। नेक्स्ट है डिक्रीजेज द इंसिडेंस ऑफ हाइपरटेंशन, नंबर 3 है पेरिफेरल साइड इफेक्ट, नंबर 4 ट्रांसपोर्टेशन है, नंबर 5। अब असल में जो उसका सही बनता है वो अल्फ़ा भी हो सकता है, एलिफेंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एलिफेंट को ठीक किया हुआ है। नेक्स्ट है 32 कि फिजिशियन के पास आया डिस्टर्ब स्लीप है, इंसोम्निया है। ओके, तो जो चॉइस हो सकती है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है, तो वो टीमाज़ेपाम को टिक किया उन्होंने, हालांकि फ्लोमाजेनिल, ट्राइजोलाम, मसाला, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, तो स्मोकिंग को क्वाइट करना है तो वो बस पिरोन वगैरह, बुप्रोपियोन होता है। और इसके अलावा वेरेनिसिलिन होती है, मेकामाइलामीन होती है, ये भी स्मोकिंग सीजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, इसके बाद कि लॉन्ग हिस्ट्री या डिप्रेशन की, यानी एंटी डिप्रेसिव ड्रग है, बॉडी में पेन है तो कौन सी डिप्रेशन के लिए और पेनफुल कंडीशन के लिए होती है। ओके, तो जो पेनफुल कंडीशन के लिए हम पहले एंटी डिप्रेशन वाले चैप्टर के अंदर आ जाते हैं, इनकी दूसरी क्लिनिकल एप्लीकेशन को पढ़ लेते हैं। ओके, तो कौन कौन सी ड्रग होती है, तो यहाँ पे उन्होंने बेस्ट ऑप्शन लिखा हुआ है A और D, डिलॉक्सेटिन और वेनलेफेक्सिन है। तो जो डिलॉक्सेटिन होती है SNRI और वेनलेफेक्सिन ये भी SNRI होती है। यस, उन पेशेंट के अंदर इफेक्टिव होती है जिनको न्यूरोपैथिक पेन होता है, फाइब्रोमाइल्जिया होता है, तो बेस्ट ऑप्शन अल्फा और डेल्टा होगा। मिनिमल एल्विलर कंसनट्रेशन क्या होती है, किस चीज़ का मैयर होती है, तो इनकी पोटेंसी को, एफिनिटी को मॉनिटर करती है। ओके, कार्डियोटॉक्सिटी किसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है, तो वो BP वकीन की वजह से होती है। मॉर्फिन इज़ यूज इन द क्लिनिकल ट्रीटमेंट ऑफ, तो मॉर्फिन किसके लिए होती है, कैंसर के जो क्रोनिक पेन होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, ओपियाइड की क्लिनिकल एप्लीकेशन आपको एटलीस्ट आनी चाहिए, इनकी हेडिंग्स वगैरह आनी चाहिए। ओपियाइड की क्लिनिकल एप्लीकेशन, पहला एनाल्जेसिया, दूसरा कफ सप्रेशन होती है, तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, चौथा मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एडिमा होता है, नंबर 5 एनेस्थीसिया और नंबर 6 होता है ओपियाइड डिपेंडेंस होती है। ओपियाइड डिपेंडेंस के लिए जो मेथाडोन है सबसे ज़्यादा लॉन्गर एक्टिंग होती है, ये इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा बुप्रीनॉर्फिन भी यूज़ की जाती है। सीज़र है, तो सीज़र के लिए व्हाट विल बी द ड्रग और चॉइस होती है 4 ईयर ओल्ड विद द सीज़र। अब लिखा नहीं है कि कौन सा सीज़र होता है, तो ये तो ऐसे ही थोड़ी चलता है काम। वैल्प्रोइक इससे सबसे ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। नेक्स्ट है नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस है, तो एन्यूरिसिस के लिए पहली बात कि हम एफेड्रिन भी यूज़ कर सकते हैं और TCA भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर TCA में भी कौन सा हम यूज़ करेंगे, इमिप्रामिन यूज़ करते हैं, इमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन वगैरह। बोन कैंसर है, तो बोन कैंसर का जो पेन होता है, ओके, ठीक हो गया, मॉर्फिन से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तब आपने मॉर्फिन के बाद जाना है फेंटेनाइल की तरफ, चेंज कर देना मॉर्फिन को, क्योंकि वो ट्रांसडर्मल पैच की फॉर्म में ज़्यादा तेज़ एक्शन होगा, ज़्यादा लॉन्गर एक्टिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 41 की तरफ। अब यहाँ पर लिखा है कि जो ब्रोमोक्रिप्टिन और जो डोमपेरिडोन एंटी पार्किंसन को कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं करती, क्योंकि जो डोमपेरिडोन है, वैसे डोमपेरिडोन वाला हमने GIT वाले के अंदर पढ़ा था, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, जबकि मेटाक्लोप्रामाइड कर देती है। दोनों D2 एगोनिस्ट होती है।
D2 एगोनिस्ट होती है, ब्लॉकर होती है, ब्लॉकर होती है। तो जो द फॉलोइंग ड्रग इज एंटी वायरल और एंटी पार्किंसन, तो ये एमेंटाडीन होती है। ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की ट्रीटमेंट के लिए डेंट्रोलिन देते होते हैं, फ्लूइड्स की थेरेपी करते होते हैं, ऑक्सीजन की थेरेपी करते होते हैं, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, लिडोकेन नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ओके 44 की तरफ चलते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होती है। तो न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस न्यूरॉन के अंदर मसला है, तो ये वाली इसके लिए जो ड्रग होती है, एक न्यूरोजेनिक है, एक होती है नेफ्रोजेनिक होती है, एक होती है न्यूरोजेनिक। अगर न्यूरोजेनिक है तो डेस्मोप्रेसिन, अगर नेफ्रोजेनिक है तो फिर आपने थायरोइड डाययूरेटिक की तरफ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन है, तो माइग्रेन के एक्यूट अटैक के लिए सुमाट्रिप्टान यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है। ओके, मेनिक है, तो मेनिया को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी ड्रग होती है, तो एक कार्बामेज़ापिन भी होती है, लिथियम कार्बोनेट है, लेकिन जो लिथियम होती है उसको स्लो ऑनसेट होता है, तो पहले आप कार्बामेज़ापिन से इनिशिएट वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोटेंशियल एडवांटेजेस ऑफ फेंटेनाइल ओवर मॉर्फिन फॉर द इंडक्शन, तो क्या होता है एडवांटेज, क्या होता है फेंटेनाइल का ओवर द मॉर्फिन है। तो यहाँ पर जो फेंटेनाइल होता है इसका जो एक्शन है वो सिलेक्टिव होता है, और इसके साथ हम कह सकते हैं ज़्यादा पोटेंट एक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं कि एंटी साइकोटिक ड्रग होती है, पार्किंसन लाइक सिम्पटम आना शुरू हो गया है। ओके, तो एंटी साइकोटिक ड्रग दी गई है लेकिन पार्किंसन लाइक है, तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होगी इसको ट्रीट करने के लिए। तो जो ड्रग ऑफ चॉइस थी, पहले आपको मैंने बताया था कि ड्रग इंड्यूस के लिए बेंजोट्रोपिन थी और डाइफेनहाइड्रामीन थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रोसाइक्लिडिन का लिखा हुआ है, इसको वेरीफाई कर लेना बुक से, मुझे तो यहाँ से मिनी से नहीं मिला। इसके बाद 49 MCQ की तरफ चलते हैं। लिथियम बाइकार्बोनेट है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ही शुड अवॉइड को एडमिनिस्ट्रेटिंग, तो जो थायरोइड डाययूरेटिक और लिथियम दोनों ने मिलकर आगे क्या कर देना होता है, डायबिटीज इंसिपिडस को इंड्यूस कर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शी कंप्लेन डैट हर्स आगे यंग बॉय है 10 ईयर ओल्ड एपिडाट्रिक्स के पास आया है, तो पता चला है कि वो एन्यूरेसिस के लिए इफेड्रीन पहले पढ़ चुके हैं हम इसका। ओके, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीडियाट्रिक वार्ड है, पैटेट माल एब्सेंस सीजर है, तो एब्सेंस सीजर के लिए पहले इथोसुक्सामाइड होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एब्सेंस एपिलेप्सी है, तो कौन सी हम ड्रग यूज़ नहीं कर सकते, तो कार्बामेज़ापिन यूज़ नहीं कर सकते, इथोसुक्सामाइड, फिनोबार्बिटल भी कुछ हद तक कर सकते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेंजोडाइज़पिन, तो बेंजोडाइज़पिन गाबा ए पर जाके बाइंड करती है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है क्लोराइड एक्टिवेटेड चैनल के लिए। सिडेशन एक्टिविटी बसपिरोन के पास नहीं होती। अब एपिनेफ्रिन होती है, कभी कभार हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि एपिनेफ्रिन क्या करती है, एपिनेफ्रिन इनकी जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ओके वो मिनिमाइज़ कर देती है, यानी जो एब्जॉर्प्शन है ब्लड के अंदर नहीं आ पाएगा, सिर्फ लोकली अप्लाई रहेगा वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से। इसके बाद क्लासिकल एंटीसाइकोटिक होती है, तो फर्स्ट जनरेशन या टिपिकल होती है, D2 को ब्लॉक कर देती है। जो सेकंड वाली होती है सेरोटोनिन टाइप 2A को ब्लॉक कर देती है। ओके, फिर न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को रिस्टोर करना, तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को रिस्टोर करना है, तो उसके लिए क्या दोगे, सक्सिनाल्कोलिन कभी भी नहीं दोगे आप, नियोस्टिकमिन दोगे। इसके बाद है एब्सेंस एपिलेप्सी है, तो कौन सी नहीं दोगे आप, कार्बामेज़ापिन नहीं देते। कार्बामेज़ापिन आप किसके अंदर देते हो, जनरलाइज्ड और टॉनिक क्लोनिक के अंदर, पार्शियल सीजर के अंदर देते हो। ओके, एंटी डिप्रेसेंट है जिसका कोई सेडेटिव एक्टिविटी नहीं होती। ओके, तो अगर आप एंटी डिप्रेसेंट वाले चैप्टर के अंदर आओगे तो एक हेडिंग होगी सेडेशन वाली, तो सेडेशन होती है ट्राईसाइक्लिक के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है, मिर्टेज़ापिन के साथ, नेफाजोडोन के साथ होती है। ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सिटालोपराम। सिटालोपराम और एसिटालोपराम ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो जो सिटालोपराम होती है ये बिलोंग करती होती है SNRI से। ओके, ठीक हो गया। एक नहीं सॉरी, ये बिलोंग करती है SSRI से, सिटालोपराम। इनके पास सिडेटिव एक्टिविटी नहीं होती, बस इनका ये है कि इनके वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 30 ईयर ओल्ड ड्राइवर इज सफरिंग फ्रॉम एनजाइटी न्यूरोसिस है, लेकिन डिप्रेशन भी है साथ, तो कौन सी ड्रग दोगे, एंशियोलिटिक और एंटी डिप्रेसेंट भी होती है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने एंटी डिप्रेसेंट भी है, तो बसपिरोन को सिलेक्ट किया हुआ है, हालांकि बसपिरोन एंटी डिप्रेसिव एक्टिविटीज़ के पास नहीं होती, लेकिन और कोई ऑप्शन बन ही नहीं सकता। अल्प्राजोलाम, क्लोराजिपेट, क्लोरडाइजिपोक्साइड से बसपिरोन वगैरह ही बन सकता होता है, क्योंकि सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करना शुरू कर देती है, तो एक हद तक हम बसपिरोन को लिख लेते हैं। अब फ्लॉक्सिटिन की वजह से आपको पता है कि सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक हो गया, लेकिन उन्होंने यहाँ पे इंसोम्निया को ठीक किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, वो है फेनिटोइन है, जिसके दोनों एक्शन होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर काइनेटिक दोनों होता है। आगे डोपामीन प्रेशर एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है इन केस ऑफ सर्कुलेटरी फेल्योर। अब ये CVS का MCQ आ चुका है यहाँ पर, तो कौन सा
ऑप्शन गलत है यहाँ पर। तो रीनल ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, एक्टिवेशन होता है, ओके, अल्फा और बीटा रिसेप्टर की एक्टिवेशन होती है, लेकिन ये सिस्टोलिक को बढ़ा सकता है, डायस्टोलिक पे तो ज़्यादा एक्शन नहीं होता। सोडियम वेलप्रोइक एसिड है, तो ये ग्रैंड माल और पैटेट माल सीजर, ग्रैंड माल सीजर को क्या कह सकते हैं हम, ग्रैंड माल को हम बोल सकते हैं टॉनिक क्लोनिक है, जबकि पैटेट माल को हम बोल सकते हैं एब्सेंट सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओपाइड ओवरडोज में हम नैलोक्सोन को रिपीटेड डोसेज के अंदर देते होते हैं। क्यों देते होती है? क्योंकि जो इसने रिस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करवाना होता है। बिल्कुल ठीक है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन होती है, ओके, तो उसको रिवर्स करने के लिए फ्लोमाजेनिल है, तो फ्लोमाजेनिल बेंजोडाइज़ेपिन के लिए होता है, तो यहाँ पे बेंजोडाइज़ेपिन मिडाजोलाम है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकती है कौन सी क्लास की ड्रग से? तो जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होती है वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से हो सकती है, ओके, मोनोमिनॉक्सिडेज इनहिबिटर से भी हो सकती है, बारबिटूरेट से ना होने के बराबर ओपियाइड से भी, लेकिन यहाँ पर हमने सब ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ए भी बनता है और डी भी बनता है। 68 की तरफ चलते हैं। रेड है, इचिंग है, डर्मेटाइटिस होता है, डेंटल प्रोसीजर थी, लोकल एनेस्थेटिक दिया गया है, लेकिन उसको एलर्जी की हिस्ट्री है, तो बुपी वकीन का आपने याद रख लेना है, जिसका CVS के ऊपर ज़्यादा एक्शन होता है। एब्सेंट सीजर है, उसको एथिसुक्सामाइड से ट्रीट किया गया है। तो सक्सामाइड क्या करती है? ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, स्पेसिफिकली टी टाइप के न्यूरॉन के अंदर। ड्रग लेने के बाद पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया हो गया, मोस्ट प्रोबेबली लिथियम ले लिया है, क्योंकि इसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन कॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन है? जो एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन करवा सकती है वही ड्रग होगी जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, तो वो मेटाक्लोप्रामाइड होती है, डोमेरिडोन क्रॉस नहीं करती। ब्रोमोक्लेप्टिन प्रोलैक्टिन का एंटागोनिस्ट होती है। अब कौन सी ड्रग होती है सेफ होती है, इफेक्टिव होती है प्रेग्नेंट वुमन के अंदर, स्पेसिफिकली जो बाइपोलर डिसऑर्डर से इफेक्ट होती है, तो इसके अंदर कौन सी होगी? ओलेंजापिन है। वेलप्रोइक एसिड का भी होता है, लिथियम का भी होता है, कार्बामेज़ापिन की भी टॉक्सिसिटी होती है, क्लोरप्रामेज़िन भी है, लेकिन ओलेंजापिन का इतना ज़्यादा खास नहीं होता। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेलेशन एनेस्थेटिक हैज़ लो ब्लड गैस पार्शियल कोफिशिएंट और एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती एयर वेजिटेशन के लिए, तो उसका बेस्ट ऑप्शन आइसोफ्लेरिन है, ओके, ये आपको मिल जाएगा एनेस्थेटिक वाले चैप्टर के अंदर। अगर हाई अल्टीट्यूड पे जाना है तो कौन सी ड्रग लेनी चाहिए फॉर लाइट हेडेडनेस? तो इसका जो असल में ये जो MCQ है डाययूरेटिक वाले चैप्टर से, तो उसको छोड़ देते हैं। मॉर्फिन को पल्मोनरी एडिमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मॉर्फिन क्या करती है? एंजाइटी को रिलीव कर देती है, वेजोडाइलेशन कराती है, बिल्कुल ठीक है। सीवियर माइग्रेन है तो माइग्रेन के लिए सुमाट्रिप्टान यूज़ कर सकते हैं, ओके, ठीक हो गया। अब सुमाट्रिप्टान मेनली किस तरह से काम करते हैं? सुमाट्रिप्टान सेरोटोनिन रिसेप्टर पर जाके बाइंड करते हैं। बेंस्ट्रोपिन को हम नोट कर सकते हैं किन एक्टिविटी के लिए? तो जो बेंस्ट्रोपिन होती है ये REM स्लीप को वाकई में कम कर देती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कौन सी ड्रग और चॉइस होती है जनरलाइज एब्सेंस सीजर के लिए? तो इथोसुक्सामाइड है और इसके बाद वेलप्रोइक एसिड भी होती है। गाबापेंटिन किस तरह से जाके काम करती है? तो गाबापेंटिन क्या होती है? न्यूरोट्रांसमीटर गाबा की रिलीज को बढ़ा देती है। नेक्स्ट है मसल रिजिडिटी, किसका साइड इफेक्ट होता है? तो मसल रिजिडिटी फेंटेनाइल का साइड इफेक्ट होता है। आगे इनहेलेशन एनेस्थेटिक जो कि इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करती है हाइपरबारिक ऑक्सीजन के अंदर, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड है, गैस है, तो हाइपरबारिक में ज़्यादा अच्छी तरह से काम आएगी। टिरामीन और मोनोमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का इंटरेक्शन होता है। कोडीन की ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू मॉर्फिन, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो कोडीन होती है, पहले कोडीन का रिलेटिवली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रिलेटिवली कम होता है एज कम्पेयर टू मॉर्फिन। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियाइड इज सो लिपोफिलिक है? तो उसको हम स्किन पैच के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो फेंटेनाइल होता है, ट्रांसडर्मल पैच के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंटीकोलिनर्जिक जो होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस को करेक्ट कर देती है। बैक्लोफिन गाबा पी पे जाके बाइंड करती है। डाइसल्फिराम क्या करता है? अल्डिहाइड्री हाइड्रोजिनेस को ब्लॉक कर देता है। लेटानोप्रोस्ट ओपन एंगल ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। आगे कौन सा एजेंट है जो माइग्रेन हेडेक के लिए प्रोफाइलेक्टिकली हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो ट्रिप्टान यूज़ करते हैं, ओके, यहाँ पे इन्होंने नॉट शोइंग लिखा हुआ है, वैसे जो ट्रिप्टान ही सिर्फ शो करते हैं माइग्रेन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज एसोसिएटेड विद हाई इंसिडेंस ऑफ डिसओरिएंटेशन, सेंसरी परसेप्चुअल इल्यूजन एंड विविड ड्रीम्स, रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया? तो केटामीन होती है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया करवा सकती है। पार्किंसन है जिसके फीट की स्वेलिंग हो चुकी है। पेनफुल सेप्टम है, ओके, तो एमेंटेडिन की वजह से होती है, एंटीवायरल ड्रग होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो ये इंसुलिन वाले चैप्टर से लिया गया MCQ कि जो कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन को डिले करने वाली कार्बोस और मेग्लोटोल होती है, कौन सी ड्रग इफेक्टिव ब्लॉकर होती है? सोडियम चैनल का, ओके, लेकिन उन पे ज़्यादा इफेक्टिव होती है जो कि वेरी लॉन्ग एक्टिंग पोटेंशियल होते हैं, तो वो ग्रुप बात करें वो क्विनिडीन की बात कर रही है, लेकिन ये CVS के MCQ को छोड़ देती है। लोकल एनेस्थेटिक तो कोकेन और बेंजोकेन होती है। नेक्स्ट है कौन सी ड्रग का चॉइस होती है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए? तो कार्बामेज़ापिन को रट्टा मार लेना। एनाल्जेसिया इन अ पेशेंट ऑफ
ड्रग नॉट यूज़, तो हम मॉर्फिन को यूज़ नहीं कर सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। एंशियोलिटिक और एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी भी है तो वो बसपिरोन होती है। नेक्स्ट है ब्रीफ जनरल एनेस्थीसिया सर्जरी के लिए, तो सेफेस्ट और फास्टेस्ट होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, गैस होती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि लीस्ट सोडियम रिटेंशन करवाता है, यानी जिसके पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी नहीं होती, ओके, तो डेक्सामेथासोनस के पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब कौन सी बेंजोडाइज़पीन का सिर्फ सीडेटिव और हिप्नोटिक एक्शन ही होता है, तो फ्लोराजिपाम है। ऑस्टियोपोरोसिस मेजर साइड इफेक्ट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करती है, कैल्शियम की हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन, बोन की रिजॉर्प्शन करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन्यूरिसिस है तो इसके लिए एफेड्रिन यूज़ कर सकते हैं। मीनिया के लिए हम कौन से ड्रग यूज़ नहीं कर सकते, तो जो TCA होती है ये मीनिया के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है न्यूरोटिक डिप्रेशन है, तो क्या एडवाइस करना है, ओके। अब इसको छोड़ो इस MCQ को, वैसे ये मिनी कैटसन का लिया हुआ आई थिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग काजेस मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के अंदर हैलोथेन मेनली होती है और सक्सिनाइलकोलिन मिलाकर। ट्रामाडोल का के बारे में क्या बात ठीक है, तो ट्रामाडोल होती है सेरोटोनिन रिसेप्टर को रीअपटेक को ब्लॉक कर देती है। डोपामिन प्रेशर एजेंट है, तो दोबारा से आ चुका है, इसका बीटा ऑप्शन है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। आगे क्या करना है, रीस्टोर करना है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को, तो न्यूरोस्टिग्मिन देना चाहिए। नेक्स्ट है एब्सेंस एपिलेप्सी है, तो कौन से ड्रग यूज़ नहीं कर सकते, कार्बामेज़ापिन है, दोबारा आ चुका है। ओवर ग्रोथ ऑफ गम टिश्यू है, यानी जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, तो इसके लिए फेनिटोइन है। बेड वेटिंग तो एफेड्रिन है। इसके बाद नेक्स्ट है कि यूरिनरी अर्जेंसी है, फ्रीक्वेंसी और नॉक्टोरिया बढ़ गया है, प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट हो गई है, तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, अल्फा-1 ब्लॉकर। अब ये CVS का MCQ आ गया। एंशियोलिटिक एक्टिविटी जिसके पास, एंशियोलिटिक ड्रग है जिसके पास सीडेटिव एक्टिविटी नहीं होती, एंटी डिप्रेसर भी यूज़ होती है, तो उसको रट्टा मार लो, बसपिरोन है। नेक्स्ट चलते हैं इथोसिक्सामाइड, तो इथोसिक्सामाइड T टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है न्यूरॉन के अंदर, ओके, ठीक हो गया। एलर्जिक रिएक्शन ब्यूपीवैकिन की वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने टेट्राकेन को लिखा हुआ है, तो पहले ब्यूपीवैकिन इसको ही सिलेक्ट करना। आगे नेक्स्ट है पार्किंसन डिजीज़ है, 1 साल से तो पर्पलिश मोटेड चेंजेस आना शुरू हो गई है, ओके, तो एमेंटेडिन पहले आ चुका है। पॉलीडिप्सिया पॉलीयूरिया, तो लिथियम की टॉक्सिसिटी हो चुकी है। डिसओरिएंटेशन सेंसरी परसेप्चुअल हेलुसिनेशन और वीविड ड्रीम्स होती है, तो ये कीटामीन है, ठीक है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया है, बेस्ट एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है लोवेस्ट कंसंट्रेशन के अंदर, सॉरी एनेस्थेटिक का एनाल्जेसिक एक्शन होता है लोवेस्ट कंसंट्रेशन के अंदर, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड का वेरी स्पीडी काम करती है। नेक्स्ट है फ्लोमाजेनिल मिडाजोलाम को एंटागोनाइज कर देती है। बेंजोडाइज़पीन काबाई पे जाके बाइंड करती है। बसपिरोन होगा जिसके पास रिलेटिव एक्टिविटी नहीं है, एंशियोलिटिक ड्रग होती है। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म अंडरलाइंग द कार्बामेज़ापिन और फेनिटोइन है, तो इनका क्या होता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देना न्यूरॉन के अंदर। इसके बाद कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है जिसका थेरापेटिक यूज़ काफ़ी बढ़ गया है, फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरalgia एंड द मैनिक फेज ऑफ बाइपोलर, तो कार्बामेज़ापिन होती है। एपिनेफ्रिन को क्यों ऐड करती है, ताकि सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर सके लोकल एनेस्थेटिक के। अब कौन सी हाइपरबारिक पे काम करती है, तो उसका पहले रट्टा मार चुके हैं, वो नाइट्रस ऑक्साइड था। मसल रिजिडिटी फेंटेनॉल की वजह से, 1 मिनट, मसल रिजिडिटी कैन बी द साइड इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावेनस एनेस्थेटिक, तो इसको दोबारा से वेरीफाई कर लूँ कि जो मसल रिजिडिटी होती है वो किससे ज़्यादा कॉमन होती है, ओके। तो जो मसल रिजिडिटी है इन्होंने बेस्ट ऑप्शन कीटामीन को लिखा हुआ है, तो जो कीटामीन होती है इसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया होगा, कैटाटोनिया एनाल्जेसिया और एमनीजिया होता है। फेनासाइक्लिडीन का कॉन्जीनर है, NMDA ग्लूटामेट ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देती है। CVS जबकि इसके अंदर फेंटेनाइल के अंदर एनेस्थीसिया रेजिमेंट के अंदर इस्तेमाल होती है। हाई रिस्क पेशेंट के अंदर चेस्ट वाल रिजिडिटी लिखी हुई है, इंट्रावेनस ओपियाइड, तो आई थिंक चेस्ट वाल रिजिडिटी फेंटेनॉइल से ही होगी, तो आप फेंटेनॉइल को टिक कर देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फूड कंटेनिंग टिरामाइन, तो उसको मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ नहीं लेना। सिलाजिलिन होती है, सिलाजिलिन क्या होती है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज टाइप B इनहिबिटर होती है। कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक को ब्लॉक कर देती है, तो उसके अंदर आती है फ्लोक्सेटिन है, ओके। तो जो फ्लोक्सेटिन होती है, और इसके अलावा हम कह सकते हैं फ्लोक्सेटिन पैरोक्सेटिन है, ओके। फ्लोक्सेटिन पैरोक्सेटिन सर्ट्रालिन सिटालोप्राम एसिटिलोप्राम SSRI है, जबकि SNRI के अंदर वेनलाफैक्सिन, डेसवेनलाफैक्सिन और डिलॉक्सेटिन आ जाएगा। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के अंदर एमिट्रिप्टालिन, क्लोमिपेरामीन और इमिपेरामीन आ जाएगा। सेरोटोनिन टाइप 2 एंटागोनिस्ट के अंदर नेफाजोडोन और इसके साथ आ जाएगा ट्राजोडोन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम आगे। डाइसल्फिराम एल्डिहाइड ट्रीहाइड्रोजिनेस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, ओके। इसके बाद क्या होगा, लिटानोप्रोस्ट ओपन एंगल ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है।
टिपिकल एंटीसाइटिक डोपामिन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम को गायब करना है तो उसके लिए आप कौन सी ड्रग यूज़ करनी चाहिए। एक डिफरेंस होता है एंटीसाइकोटिक का, तो जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम दोनों को ख़त्म कर देती है। तो जो सेकंड जनरेशन है यहाँ पर रिस्पेरिडोन है। इसके अलावा सेकंड जनरेशन के अंदर ज़ेप्रासिडोन भी होता है, क्यूटापिन भी है, ओलेंजापिन भी है, क्लोजापिन भी है और एरिपिराजोल भी होता है। बाकी सारी फर्स्ट जनरेशन की लिखी हुई है, लाइक फिनोथाइजिन के अंदर क्लोप्रोमाजीन है, फ्लूफिनाजीन है और थियोरिडेजिन है। थियोजेंथिन के अंदर थियोथिक्सिन और बिटारोफिनोन के अंदर हैलोपेरिडोल आती है। तो जो सेकंड जनरेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को खत्म कर देती है। मोस्ट कॉमन क्लिनिकली यूज्ड ओपियाइड एनाल्जेसिक जो ओपियाइड रिसेप्टर के लिए यूज़ की जाती है तो वो म्यू रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर देती है। अब नैलोक्सोन को क्यों बार बार रिपीटेडली हम देते होते हैं, ओके, तो इसको मैं भी एक मतलब देख लूँ, कन्फर्म कर लूँ इस वाले MCQ को कि नैलोक्सोन को यहाँ पे लिखा कि नैलोक्सोन की शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, तो शॉर्टर हाफ लाइफ देन द ओपियाइड एगोनिस्ट है। हालांकि मल्टीपल डोजिंग इसलिए करते हैं क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो उसको ठीक कर लेना। पहले भी आ चुका है तो उसके लिए माजरत, पहले मेरे नज़र नहीं आया था सही तरह से, तो शॉर्ट ड्यूरेशन है तो उसको नोट कर लेना आप, ओके। वैसे इन्होंने रेफरेंस लिपन कोड कर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ चलते हैं कि कंप्लेन ऑफ इंसोमनिया है, उसको ड्रग लेनी चाहिए सुबह के वक्त ना कि दोपहर के वक्त, ओके। अब उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा है, साउंड स्लीप होती है, एंटी पार्किंसन ड्रग ले रही है, तो कौन सी ड्रग होती है, वो है सिलेजिलिन। आई थिंक ये मिनी कैटसन का MCQ है। इसके बाद क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, एटेक्सिया, पैरालिसिस हो गया, एक्स्ट्राकुलर मसल का जिसको वर्निकीज कोर्साकॉफ सिंड्रोम है, विटामिन B1 थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट है कि 30 ईयर ओल्ड लेडी जिसको डिप्रेशन है, बॉडी एक है, मसल है, पेन है, तो उसके लिए SNRI को यूज़ करना चाहिए, ओके, ठीक हो गया। तो SNRI के अंदर डिलॉक्सिटिन होगा, वेलनाफेक्सिन है, डेसवेलनाफेक्सिन है। और लास्ट MCQ है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, थेरापी पर रखा गया है, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया हो गया है, मसल वीकनेस हो गई है, ओके। तो पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया डायबिटीज इंसिपिडस को इंडिकेट करता है जो कि लिथियम की वजह से होगा। इसके बाद थायोपेंटल है फॉर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, तो वो 5 लेकर 10 मिनट है। इसके बाद पेशेंट कॉन्शियसनेस को अटेन कर लेगा अगर मजीद थायोपेंटल ना दी गई, क्योंकि जो थायोपेंटल होती है लिखा हुआ है कि जल्दी से दूसरे टारगेट टिश्यूज की तरफ रीडिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाती है, तो इसका एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिक एक्शन रिलेटिवली शॉर्ट होता है, तो आपको जल्दी से दोबारा से मजीद थायोपेंटल देना पड़ेगा, ओके, ठीक हो गया। ये किस चैप्टर में आता है, ये आता है इंट्रावीनस जनरल एनेस्थेटिक वाले चैप्टर के अंदर, ओके। थायोपेंटल है, ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा फेंटेनिल है और रेमीफेंटेनिल होती है, वो भी एनेस्थीसिया के इंडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, ओके, ठीक हो गया। और ये भी कह रही है कि जो रिकवरी होती है वो किस वजह से होती है, ब्लड से रैपिड मेटाबॉलिज्म और टिश्यू एस्ट्रेस है, इनसे रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इस MCQ को आप देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। कुछ MCQs में कन्फ्यूजन है, आप उन हेडिंग MCQs को अंडरलाइन कर लेना, ठीक हो गया, और इनको दोबारा से किताब से वेरीफाई कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।